नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे आर्किटेक्ट मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और न जाने कितने लोगों को उन्होंने ट्रेंड भी करा होगा। और आज इनसे मिलने का एक ख़ास मकसद ये है कि ट्रिपल आईडी के ये नए नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं और इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं या हैं अभी एप्सडा के, जो कि है एशिया पैसिफिक स्पेस डिज़ाइनर अलायंस। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनके विजन है, और क्योंकि ये जयपुर में है और जयपुर वैसे भी अपने आर्ट के लिए काफ़ी विश्वविख्यात है, तो जयपुर में इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। सर पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। जी, और सर सबसे पहले आपके विजन की हम बात करें। आप नया आपने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है ट्रिपल आईडी में एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, तो पहले जो भी काम हुआ अच्छा था, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हर आर्किटेक्ट के पास में अपना एक यूनिक कुछ आइडिया होता है या एक कोई यूनिक चीज़ होती है, तो क्या वो आपके अंदर वो यूनिक चीज़ है और उस यूनिक चीज़ की बदौलत किस प्रकार से अब आगे ट्रिपल आईडी को आप लेकर जाएंगे? विजन सर आप जी। देखिए, आईआईडी पिछले 53 साल से कार्यरत है। 1972 में आईआईडी का गठन हुआ था और मैं ऐसे कहूँगा कि तब से लेके आज तक आईआईडी के हर एक प्रेसिडेंट ने, हर 2 साल बाद प्रेसिडेंट बदलते हैं, नए प्रेसिडेंट आते हैं, और तब से लेके आज तक हर एक प्रेसिडेंट ने अपना योगदान दिया है और हर एक प्रेसिडेंट ने ये प्रयास किया है कि भाई इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और डिज़ाइन एजुकेशन को लेकर योगदान कैसे हम दे सकते हैं हमारी संस्था, क्योंकि 11,500 मेंबर्स हैं आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स मिलके पैन इंडिया 35 सिटीज़ में। तो सबका ध्येय एक ही रहता है कि कैसे इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं, कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और कैसे पर्यावरण को साथ में लेके, साथ में रखकर, पर्यावरण को बचाकर कैसे हम अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाएं। तो मेरे से पहले जो पिछले टर्म था उसमें डिज़ाइन सिनर्जी जो हमारी थीम रही थी। डिज़ाइन सिनर्जी यानी कि जो भी हम काम करें सबको साथ में रख कर करें। हमारे प्रोफेशन के अलावा काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस हैं, काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो सबको साथ लेकर चला जाए। तो पिछले टर्म में हमने सबको एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन हुआ, क्रेडाई हुआ, नरेटको हुआ, आईजीबीसी हुआ, जो सब साथ मिलकर अब चलने को तैयार हैं। सीआईआई जो है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, वो भी हमारे साथ है। नरेटको जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो भी हमारे साथ है। अब हमारा प्रयास इस टर्म में, मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब हम जब एक मंच पर हैं तो सारे एक साथ मिलकर क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए, अपना एक एक करके अगर कोई योगदान देता है वो योगदान भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसका भी महत्व होता है, पर आप मानिए कि जब 5 या 7 या 8 संगठन मिलकर जब योगदान देना चालू करते हैं या शुरू करते हैं, तब उसका इम्पैक्ट एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे पड़ता है। ठीक है, जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता वो मिलकर किया जा सकता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उन सबको ओवरऑल उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सिर्फ इंटीरियर और आर्किटेक्चर लेकर नहीं, लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे समाज का और सिटी का और शहर का, राज्य का, पूरे देश का कैसे आगे हम प्रगति कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। सर ये तो आपने ऑल ओवर अपना विजन आपने बताया, और क्योंकि हम गुलाबी नगरी जयपुर में है, किलों की, महलों की, हवेलियों का ये शहर है और पूरे राजस्थान में है ये, और जयपुर में है। जयपुर में एक बहुत ख़ास चीज़ है, उसके बारे में भी बात करेंगे, हवा महल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जयपुर को लेके आप क्या सोचते हैं और यहाँ पर ट्रिपल आईडी का और ज़्यादा किस प्रकार से एनहेंसमेंट हो, उसे लेकर क्या कुछ आपकी योजना है। देखिए, जयपुर एक हेरिटेज सिटी है, ठीक है, और हेरिटेज को संभालना, दुनिया के हर देश का अपना हेरिटेज होता है, और हेरिटेज को संभालना और उसको आगे बढ़ाना और उसको मेंटेन करना वो हम सबकी जिम्मेदारी है, और हमारी खास करके क्योंकि हम इस फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जयपुर का योगदान, आर्ट एंड क्राफ्ट जो हैं, जयपुर के लोकल आर्ट एंड आर्टिसंस हैं, उनको साथ में लेकर चलने का काम जयपुर ने किया है। आज आप
कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन देखेंगे जयपुर में तो एक हेरिटेज को मेंटेन करके देखिए, कंटेम्प्ररी है, नई चीज़ आती है, नई चीज़ का इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलिए। और वो जयपुर के सारे डिज़ाइनर्स भली भांति वो अपना एक योगदान दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हमारे इतिहास को, हमारे आर्ट एंड कल्चर को हम साथ में लेकर चलें। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। आज मैं काफ़ी लोगों से मिला, कल से मैं आया हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से, आर्किटेक्ट से बात की, काफ़ी स्टूडेंट से बात की, और सबका ये मानना है कि हमारी जो संस्कृति है, जयपुर का जो योगदान है पूरे देश में, भारत भर में, और उसकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको हम साथ में लेकर चल रहे हैं। और भली भांति उसको हम अपनी साइट्स में हम जो नया बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम उसको एक तरीके से मतलब उसको अमलगमेट करते हैं, मतलब नया और पुराने का एक जो संगम होता है उसको लेकर एक इंटीरियर डिज़ाइन का जो कंसेप्ट चल रहा है जयपुर में, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। सर, अभी आपने बात करी कि आप सबको एक मंच पर आप लाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ जो आर्किटेक्ट की कम्युनिटी है उसको बढ़ावा मिले, उसके लोग और ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए काम कर पाएँ, बल्कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड और जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी आप साथ में लाना चाहते हैं। तो इसी से एक सवाल मेरे मन में आता है। क्रेडाई की काफ़ी मैंने हम कह सकते हैं जो इनके शोज़ वगैरह होते हैं वो मैंने बहुत अटेंड करे हैं, और उसके अंदर वो बार बार एक चीज़ कहते हैं, एयर कंडीशनर की वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अब इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं एयर कूलिंग का कि उससे जो उसका जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम से कम हो। तो वैसे ही एज एन आर्किटेक्ट, एज एन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिपल आईडी, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और पर्यावरण, क्योंकि आज हम लगभग उस एज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम और रिस्क नहीं ले सकते अपने नेचर के साथ में, तो उसको बचाने के लिए या नेचर के साथ साथ चलते हुए किस प्रकार से ट्रिपल आईडी काम करेगा आपके नेतृत्व में? देखिए, इतिहास गवाह है, और अगर हम सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो एयर कंडीशनर्स और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उनका आगमन करीब अब मानिए 50 साल या 100 साल में हुआ। उसके पहले भी संस्कृति थी। माफ़ कीजिएगा सर, मैं एक चीज़ इसमें छोटी सी मैं भूल गया। हवा महल का मैंने जिक्र करा था, और उसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कहते हैं, अब गिना किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हवा महल में 365 के आसपास खिड़कियाँ हैं, और जब बाहर लू चल रही होती है और हम अगर उन खिड़कियों के पास में खड़े होते हैं तो वो जो हवा उन खिड़कियों से छन कर आती है वो बहुत ठंडी होती है। तो क्या इस जो सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था, क्या कोई ऐसी चीज़ हम डिज़ाइंस में या ओवरऑल हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वो कम से कम यूज़ हो, जैसे लाइट कम यूज़ हो, एयर कूलिंग कम यूज़ हो, इसको लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और आज के युग में मैं कहता हूँ बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं दुनिया में या पृथ्वी पे वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही घर है जो पृथ्वी है, उसके सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं। तो हमको सब कुछ बचा कर रखना है अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई ये एयर कंडीशनिंग हो, लाइटिंग हो, वो 50-100 साल पहले या 200 साल पहले इन सब चीज़ों का आगमन हुआ है टेक्नोलॉजी का। पर उसके पहले भी हज़ारों सालों से हवेलियाँ बनती थी, पैलेसेस बनते थे, और ये सब बनने के बावजूद कभी किसी को एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो कैसे होता था? तो वो सारा प्लानिंग का कमाल हुआ करता था। हमारे यहाँ जो एक वास्तु कहते हैं, वास्तु में भी ऐसा है कि भाई वास्तु ये नहीं है कि भाई आप ये करोगे, ऐसा बनाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वास्तु का रियल जो पर्पस है वो ये है कि आप सूर्य की दिशा के हिसाब से, हवा की जो दिशा है उस हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आपको कभी भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर कभी परेशानी नहीं होगी। वास्तु का रियल पर्पस ये था। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ कर उसका मीनिंग अलग कर देने वाली बातें जो आजकल होती हैं वो रेलेवेंट नहीं है। तो अगर हमारा प्लानिंग प्रॉपर है कि भाई जो सूर्य की दिशा है, हम कहते हैं कि उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट में हार्श सनलाइट नहीं आती है, तो ज़्यादा अगर ओपनिंग हम नॉर्थ में रखते हैं या ईस्ट में रखते हैं तो आपको पूरे दिन लाइट मिलेगी लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। साउथ और वेस्ट में से सूर्य जब ईस्ट में से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है,
साउथ में होके वेस्ट की तरफ जाता है, तो उस तरफ की दीवारें अगर आप मोटी रखेंगे और बंद रखेंगे, वहाँ पे कम से कम ओपनिंग रखेंगे, तो फिर आपको मकान भी गर्म नहीं होगा, तो अंदर ठंडक रहेगी। ठीक है। दूसरा, जो आपने हवा महल की बात की, वो पहले के ज़माने की टेक्नोलॉजी ही थी। बिना टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो उस ज़माने में थी। जैसे हवा, आप खिड़की के पास खड़े रहें तो आपको क्यों ठंडी हवा लगती है? तो वो देखिए, हवा का एक नेचर होता है कि अगर वो हाई प्रेशर से आती है हवा तो वो ठंडी लगती है। अब देखिए, आप फूंक मारेंगे करके तो वो ठंडी हवा बाहर आएगी, आप मुंह खोल के करेंगे तो गर्म हवा बाहर आएगी। ठीक है। तो वो कंसेप्ट जो है वो क्या है कि आप खिड़की का बाहर का मुंह जो है वो चौड़ा रखते हैं और अंदर की तरफ से उसको थोड़ा संकरा कर देते हैं, तो हवा का प्रेशर बनता है, और जब हवा का प्रेशर बनता है तो वो हवा ठंडी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये कंसेप्ट पे पूरा हवा महल बना था, और ये कंसेप्ट हम आज के ज़माने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उत्तर और पूर्व की तरफ बड़े ओपनिंग्स रखिए जिससे आपकी बिल्डिंग या इंटीरियर कम गर्म हो। साउथ में आप संकरे ओपनिंग रखिए जिससे हवा प्रेशर से आए और आपको पूरे दिन हवा मिलती रहे। ये सब करने के कारण आपको जो भी आर्टिफिशियल कूलिंग है या आर्टिफिशियल हीटिंग है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे यूरोपियन कंसेप्ट है। देखिए, हमारे यहाँ भगवान की कृपा से और हमारे यहाँ जो जोग्राफिकल स्थिति है उसके वजह से हमारे यहाँ भरपूर सूर्य की रोशनी है, हमारे यहाँ भरपूर हवा है। ठीक है। यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती जो हमको हीटर लगाने पड़े, यहाँ इतनी लाइट है, सूर्य का प्रकाश है कि हमको एक्स्ट्रा लाइट ना जलानी पड़े, तो हमको उस हिसाब से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो उनके लिए सही है, ग्लास की बिल्डिंग्स हैं उनके लिए सही है क्योंकि वहाँ पूरे दिन धूप नहीं आती है तो कम आती है। तो अगर आपका ग्लास का बिल्डिंग होगा तो वो ग्लास आपका हीट अंदर प्रिजर्व करेगा, इसलिए वो ग्लास की बिल्डिंग बनाते हैं। अगर आप जयपुर में, राजस्थान में ग्लास की बिल्डिंग बनाएंगे तो आप मूर्ख कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो अपने जोग्राफिकल रीजन या अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो सूट नहीं करता है। तो हमेशा वही काम कीजिए और वही प्लानिंग कीजिए जो जोग्राफिकल रीजन और उस जगह की आपको मैक्सिमम फ़ायदा कराए, वैसा प्लानिंग करना चाहिए। बहुत सिंपल है, उसमें कोई बहुत हाई फाई नहीं है ये सारी चीज़ें। जी सर, ये तो आपने ये इसका कंसेप्ट भी हमें आज पता पड़ गया और आपके माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को भी पता पड़ गया होगा कि हवा महल का कंसेप्ट क्या था। दूसरा सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो भी लेबर है या जो भी नए बच्चे पढ़ के आगे आएंगे, स्किल पे वो बात करते हैं। और जैसे आपने बताया कि हमारा जो पुराना जो संस्कृति थी, जो हमारे पुराने जो लोग हैं, सदियों पहले जो किले, महल, हवेलियाँ बनती हैं, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वहाँ कोई एयर कंडीशनर नहीं था। तो इसका मतलब हमारे पुराने लोगों के पास में ऑलरेडी स्किल थी। तो आज भी जो गांव धाड़ियों में हमारे लोकल आर्टिज़न हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं वो स्किल है, अभी भी जो पुराने समय से चलती हुई आ रही है। इसलिए हमने देखा है, हम अक्सर लोगों को कहते हैं, हमने सुना है कि चलो गांव चलते हैं, या फार्म या रिजॉर्ट जो बनते हैं वो शायद कहीं ना कहीं पुराने कंसेप्ट पे बनते हैं, और वहाँ पर भी बहुत कम इन चीज़ों का यूज़ होता है, मॉडर्न जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, एयर कंडीशनर का। तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग आप लोगों की है या आप ऑलरेडी कर रहे हैं कि अपने साथ साथ जो लोकल आर्टिज़न है उन्हें भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि उनका भी गुजारा बसर बहुत आराम से चल सके और उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा उनको मिल जाए ताकि जो उनकी पुरानी जो चीज़ है वो ख़त्म ना हो? क्योंकि लोग बाग वो पुरानी चीज़ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता उसमें। बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल किया आपने। और मैं आईआईडी के माध्यम से आपके भी सारे दर्शकों को और सारी जनता है उनको ये बताना चाहूँगा कि आईआईडी ने करीब 3 साल पहले एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया पर एक बुक प्रकाशित की है। वो बुक के अंदर हमारे करीब 300 से 350 ऐसे कारीगर और ऐसी जो लुप्त होने वाली आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। उसका हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है, पूरे इंडिया में घूमकर, इंडिया के कोने कोने में घूमकर जो लुप्त होने वाली कारीगरी है उसका उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कच्छ में वो मिरर वर्क होता है, ठीक है, तो वो आजकल नहीं मिलता है शहरों में। तो वहाँ से उनका रेफरेंस दे के, उन लोगों का इंटरव्यू करके, उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर पब्लिश किए हमने। और ना सिर्फ उतना ही, वो कारीगरों के बारे में बताया हमने, उनकी शैली के बारे में बताया है, वो कैसे काम करते हैं इतने सालों से उसके बारे में बताया गया है। और उसके ऊपर से जो उस फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के नाम
एड्रेस, पते, फ़ोन नंबर हमने रखे हैं। यानी वो बुक एक ऐसी हैंडबुक है, ना सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर्किटेक्ट्स को काम आएगी, लेकिन अगर आप जनरल आप अपना कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, आपको शौक़ है कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो मुझे लगता है कि आईआईटी ने जो अभी तक काम किया है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने वाला ये सबसे बड़ा स्टेप था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, हम लोग जैसे हमारे 35 सिटीज़ में चैप्टर्स एंड सेंटर्स हैं, हर साल हमारे लगभग मेजॉरिटी सेंटर्स में एक शोकेस करके एक एग्जीबिशन होता है जिसमें इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को लेके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्प्ले होता है, और वो एजुकेशनल पर्पस से होता है कि उस शहर के लोग आएँ, देखें, समझें क्या नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, क्या क्या नए मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो लोगों को भी पता चले, अगर वो काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उनको उनकी नॉलेज बढ़े। दूसरा कि जो इस फील्ड से एसोसिएटेड है उनको भी फ़ायदा होता है कि भाई लोग आएँ, देखें, तो उनका भी बिज़नेस बढ़ता है। लेकिन इसमें हमने एक एंगल और जोड़ा, इनफैक्ट 2 एंगल और जोड़े कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी हम वर्कशॉप्स रखते हैं कि जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं इस विषय के बारे में, अभी जो पढ़ रहे हैं और आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं कि वो लोग समझें। और वर्कशॉप्स किसकी होती हैं? तो हम आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जो लुप्त हुई अपनी सारी ये कारीगरी है उनके कारीगर आते हैं और हैंडवर्क से वो लोग वर्कशॉप्स करते हैं। तो वो बच्चों में जो आज नई पीढ़ी है इंटीरियर डिज़ाइनर्स की और आर्किटेक्ट्स की, वो समझें, वो खुद फर्स्ट हैंड जानें कि इसके पीछे क्या है, कितनी मेहनत है, कितनी सदियों का पीछे एक हिस्ट्री है और कैसे ये काम होते हैं। तो ये दोनों को मिला के हम आगे चल रहे हैं, सो दैट आगे चल के इन लोगों को भी इसमें फ़ायदा रहे कि उनको ऐसा लगे कि नहीं, हमारा सपोर्ट सिस्टम है एक, और ये लोग हैं जो हमको आगे इसमें हाथ पकड़ के ले चलेंगे आगे। तो उनके बच्चे, उनका गुजारा होना, वो सब भी रहे साथ में, और एक तरीके से उनके रोज़गार को बढ़ावा मिले। और इंडिया की जो ये मैं कहता हूँ कि एक तरह से फेमस जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं कि भाई प्रचलित हैं पर आपको दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं इसको लेके। जी सर, एक लास्ट सवाल है, समय की भी थोड़ी मजबूरी है, लेकिन बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक शायद उन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होंगी, वो आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वो लोगों को पता पड़ेगी। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है, जयपुर में एक शुरुआत हुई थी साहित्यकारों के लिए लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में, और आज वो विश्व विख्यात है। लगभग पूरी दुनिया के जो साहित्यकार हैं, नए पुराने, सब उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो क्या आप भी इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं? और प्लस इसमें एक मेरा छोटा सा सवाल ये भी है सर कि अगर उस प्रकार का कोई फेस्टिवल हो रहा है या आगे आपकी प्लानिंग है, तो उस फेस्टिवल में क्यों नहीं इन्हीं लोकल आर्टिज़न को भी इनवाइट किया जाए, जो नए और पुराना जो आप जेल करने की बात कर रहे हैं, उनको वहाँ पर मंच मिले और लोग भी जो उस फेस्टिवल में आए वो डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हो सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि जैसे आईआईडी हम लोग नेशनल कन्वेंशन करते हैं जो 3 दिन का रहता है, और हमारे सारे मेंबर्स, ऑलमोस्ट 2 से 2,500 मेंबर्स उसमें एक साथ आते हैं 3 दिन के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे नॉलेज शेयरिंग होता है, फेलोशिप भी होता है, सब मिलते हैं, जानते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के काम को लेके। और ये 3 दिन के दौरान न सिर्फ जो आर्टिसंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके वर्कशॉप्स भी रखे जाते हैं, पर नामी, जैसे आपने लिटरल फेस्ट का आपने अभी जिक्र किया, तो वैसे नामी आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनके प्रेजेंटेशन होते हैं कि उन्होंने काम कैसे शुरू किया था, किस लेवल का काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या फेस किया और कैसे उनको सक्सेस मिला। तो ये सारा जो नई पीढ़ी है, जो हम लोग हर एक आदमी देखिए एक दूसरे से सीखता है। तो हमारा इंटेंशन ये रहता है कि ना सिर्फ सीखें पर जाने भी कि आगे फ्यूचर तो सही है कि क्या करना है हमें, उसके बारे में हमको पता चले, लेकिन पास्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पास्ट को हम अपने एक दायरे में सीमित ना कर लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करें कि क्या होता था, क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे भी काम आती हैं, पर्यावरण को साथ में रख के चल सकते हैं उस चीज़ों को लेके। तो वो हमारा नेशनल कन्वेंशन में ये सारी चीज़ों पे गौर किया जाता है। 3 दिन तक 2,000-2,500 आर्किटेक्ट्स बैठ के ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने अभी जनवरी में ही नासिक में किया था,
और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे होता है, कल्चरल रिलेवेंस होता है, ना सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट लेकिन वहाँ का कल्चर पूरा जो है उसको हम उभार कर बाहर लाते हैं, तो वैसा हम करते हैं। दूसरा एक हम जो नेशनल इवेंट करते हैं वो है अवार्ड्स। देखिए अवार्ड्स क्या है कि आजकल आप देखेंगे कि अवार्ड्स की बहुत लाइन लगी है, हर फील्ड में, हर एक जगह हर तरीके के अवार्ड्स होते हैं। पर आईआईडी के जो डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं वो पूरे भारतवर्ष में उनकी एक यूनिकनेस है, क्योंकि ये डिज़ाइनर्स के द्वारा किए जाते हैं, डिज़ाइनर्स के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरनल काइंड ऑफ सिस्टम है कि जिसमें कोई भी कॉमर्शियल एंगल नहीं रहता है और सारे इंडिया के टॉप के डिज़ाइनर्स बैठ के जज करते हैं जो डिज़ाइन की अलग अलग कैटेगरी होती है, और उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके फर्नीचर से लेके सिंगल पीस से लेके रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं। और उसमें भी हम ये प्रमोट करते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे हर एक सेक्शन होता है कि भाई आपका रेजिडेंशियल सेक्शन है या कॉमर्शियल सेक्शन है, आपने उसमें कितना आर्ट का यूज़ किया, कहाँ से किया, कैसे किया और किसको प्रमोट किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे भी बहुत ही प्रोलिफरेशन होता है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी जाती है, और जो अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फिर पब्लिश किया जाता है, जिससे उनकी पहुंच और रीच और इवन जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, उनको भी एक तरीके से आगे से रोज़गार प्रोवाइड होता है। ये थे हमारे साथ ट्रिपल आईडी के नए नेशनल प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट जिग्नेश जी, और जिस प्रकार से इन्होंने अपना विजन यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से ये ना सिर्फ ट्रिपल आईडी को आगे लेकर जाना चाहते हैं बल्कि इससे जुड़े हुए आर्किटेक्चर फील्ड से, इंटीरियर डिज़ाइनर फील्ड से जुड़े हुए जितने भी और तमाम तरीके के जो भी लोग हैं, जो भी हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट्स हैं, उनको भी साथ में एक मंच पर लेकर आना चाहते हैं ताकि एक बेहतरीन और एक पूरा विकास यहाँ पर देखा जाए। दूसरी बात राजस्थान की, जयपुर की इन्होंने बात करी कि जयपुर में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जयपुर एक हेरिटेज सिटी है और हेरिटेज किसी भी सिटी का हो उसे बचा कर रखना, उसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य के आने वाले डिज़ाइनर्स के लिए, भविष्य के जो तैयार होने वाले जो आर्किटेक्ट हैं उनके लिए, और उनको समझाना भी ज़रूरी है कि क्यों इसको संभाल के रखा जाए। और एक समस्या जो पूरा विश्व झेल रहा है नेचर को लेके, पॉल्यूशन को लेके, उसके बारे में भी इन्होंने अपना विजन क्लियर कराया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयास ऑलरेडी किया जा रहा है और इनके नेतृत्व में भी आगे और बढ़कर किया जाएगा ताकि नए जो भी बिल्डिंग्स बने, नए जो इंटीरियर के काम हो वो कैसे नेचर फ्रेंडली हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि जॉब लेने वाले नहीं देने वाले बने, और गांव देहात में जो हमारे छिपे हुए जो कारीगर हैं या जो लुप्त हो रही जो कलाएं हैं इसी फील्ड से रिलेटेड, उनको किस प्रकार से नए लोगों के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में उनको जेल कराना चाहते हैं, और जिससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनकी जो लुप्त होती जो चीज़ें हैं, जो कला है, वो लुप्त होने से बच जाएगी। उसके बारे में भी पहले से भी प्रयास चल रहे हैं और भी आगे इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। और ख़ासकर जो भी डिज़ाइनर या जो आर्किटेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी कला को नए के साथ में कैसे मिलाकर काम किया जा सकता है, वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होकर। इस बारे में भी काफ़ी कुछ किया तो गया है लेकिन अभी और किया जाना बाकी है, और उसका ध्यान जिग्नेश जी पूरी तरीके से रखेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।